नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइंस ऑफिशियल पर। तो आज की इस वीडियो में हम जीके एंड करंट अफेयर का इम्पोर्टेंट टॉपिक केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो इस एक ही वीडियो में मैं आपको 2014 से लेकर 2023 तक जो भी इम्पोर्टेंट केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उन सब के बारे में बताऊंगा। तो 110% श्योर है कि अगर आप ये पूरी वीडियो को एंड तक देख लेते हैं तो यहाँ से आपको 2 से 3 प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए आज की वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत हम करते हैं 2014 की सबसे महत्वपूर्ण योजना से, प्रधानमंत्री जन धन योजना से। तो देखिए, इस वीडियो में हम कई सारी योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो एक साथ इतनी सारी योजनाओं को एक बार में तो आप याद नहीं कर पाएंगे। तो 50% तो आपको इस वीडियो से ही याद हो जाएगा। यानी कि अगर आप पूरी वीडियो को एंड तक ध्यान से देख लेंगे तो 50% तो आपको यहीं से याद हो जाएगा। क्योंकि जो भी मैं आपको बताऊंगा, अगर आप इसे ध्यान से सुनेंगे और वीडियो को देखेंगे तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा। और उसके बाद वीडियो के ख़त्म होने के बाद जब आप इसकी रिवीजन कर लेंगे तो 70 to 80% ये आपको याद हो जाएगा। और उसके बाद जब दोबारा आप इसकी रिवीजन करेंगे, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न बनना तय है, तो दोबारा जब आप इसकी रिवीजन करेंगे तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर योजनाएं आपको याद हो गई हैं। तो इसीलिए अभी बस आप इसे ध्यान से सुन लीजिए जो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत हुई थी। इस योजना का नारा क्या है? तो मेरा खाता भाग्य विधाता इसका नारा है। और किस मंत्रालय ने इस योजना की शुरुआत की थी? तो वित्त मंत्रालय, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और यह विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना है। तो इस योजना के उद्घाटन के दिन ही 1.5 करोड़ बैंक खाते खोले गए थे। और इस योजना के तहत एक सप्ताह में सर्वाधिक 1,80,96,130 बैंक खाते खोले गए थे। और ये अपने आप में एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया कि एक हफ्ता में सबसे ज़्यादा कितने खाते खोले गए हैं। तो 1,80,96,130 बैंक अकाउंट खोले गए थे। और जनधन योजना के तहत 2 लाख का दुर्घटना बीमा कवर तथा 30,000 का सामान्य बीमा कवर दिया जाता है। तो इतना कुछ आपको प्रधानमंत्री जनधन योजना से याद रखना है। उसके बाद हम अगली योजना देखते हैं, मेक इन इंडिया। तो इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत पूछी जाती है। तो 25 सितंबर 2014 को इसकी शुरुआत की गई थी। और यह पहल दुनिया भर के संभावित निवेशकों और भागीदारों को न्यू इंडिया के लिए आमंत्रित करना है, ताकि जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं ये भारत में आके इन्वेस्ट करें। और इसके तहत राष्ट्रीय एक खिड़की प्रणाली, यानी कि नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम को शुरू किया गया। यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए जो निवेशक हैं वो एक ही जगह पर, जैसे आप जाते हैं रेलवे स्टेशन पर, वहाँ पर पूछताछ का काउंटर होता है ना, जहाँ पर जाकर आप पूछताछ करते हैं, यानी कि एक ही काउंटर पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। उसी प्रकार एक ही सिंगल विंडो सिस्टम बनाया गया जिससे जो भी निवेशक है उसको एक ही पोर्टल पर सब पता चल जाए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, किस किस लाइसेंस की ज़रूरत है। तो सिंगल विंडो सिस्टम बनाया गया ताकि निवेशक को इन्वेस्ट करने में आसानी हो, उसको पता चल सके कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने हैं, किस लाइसेंस की ज़रूरत है, क्या रूल्स हैं, क्या गाइडलाइंस है, एक ही जगह पर उसको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो यह निवेशकों को उनकी व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुसार आवश्यक स्वीकृतियों का पता लगाने और उनके लिए आवेदन करने हेतु एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। तो इसका मंत्रालय कौन सा है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 25 सितंबर 2014 को। उसके बाद अगली योजना है
स्वच्छ भारत अभियान, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो महात्मा गांधी की जयंती के दिन यानी कि 2 अक्टूबर को इसकी शुरुआत हुई थी। तो स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2014 को। इसका स्लोगन क्या है, नारा क्या है? तो इसका नारा है एक कदम स्वच्छता की ओर। तो स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को नई दिल्ली के राजघाट में शुरू किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य हमें यह महसूस करने में और मदद करने के लिए है कि स्वच्छता हर किसी का कर्तव्य और जिम्मेदारी है। तो यह मिशन स्वच्छता और सफाई पर केंद्रित है और इसका उद्देश्य उन लोगों के लिए शौचालय बनवाना है जिनके पास शौचालय नहीं है। तो इसका जो फेज़ 1 था उसमें क्या लक्ष्य रखा गया था? तो 2 अक्टूबर 2019 महात्मा गांधी के जन्म की 150वीं वर्षगांठ तक ग्रामीण भारत में 1.96 लाख करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से लगभग 1.2 करोड़ शौचालय का निर्माण करना, जिसके तहत खुले में शौच मुक्त भारत को हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था। तो 2019 तक 1.2 करोड़ शौचालयों का निर्माण करके ODF को हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था। ODF यानी कि ओपन डिफेकेशन फ्री, यानी कि खुले में शौच मुक्त। आपने अगर पंचायत वेब सीरीज देखी होगी तो आपने देखा होगा ना कि उसमें जो फुलेरा पंचायत होती है उसे ODF विलेज घोषित किया गया था। प्यारे फुलेरा वासियों, मैं पंचायत सचिव अभिषेक त्रिपाठी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारा गांव ओपन डेफिकेशन फ्री है, मतलब कि हर घर में शौचालय है। कुछ घर में कच्चे हैं लेकिन हैं। अब जब सब घरों में शौचालय है तो पंचायत आपसे यही आशा करता है कि आप उसका इस्तेमाल भी करें। तो इसी प्रकार जो भी गांव खुले से शौच मुक्त हो जाते हैं उन्हें ODF विलेज घोषित कर दिया जाता है। तो यह लक्ष्य रखा गया था 2019 तक। उसके बाद इसका दूसरा फेज आया, पर अभी भी भारत में स्वच्छ भारत अभियान की ज़रूरत है क्योंकि अभी भी पूरा लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सका है। इसीलिए इसके फेज़ 2 की शुरुआत की गई है। तो 2020-21 से लेकर 2024-25 तक अब इसके फेज़ 2 की शुरुआत की गई है। उसके बाद हम तीसरी योजना देखते हैं, सांसद आदर्श ग्राम योजना। तो इसकी शुरुआत 11 अक्टूबर 2014 को की गई और इस योजना की शुरुआत लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर की गई। तो 2 अक्टूबर को हमने देखा स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई महात्मा गांधी की जयंती पर। उसके बाद 9 दिन बाद 11 अक्टूबर 2014 को लोकनारायण जयप्रकाश की जयंती पर सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की गई। तो यह योजना संसद के दोनों सदनों के जो सांसद हैं, MP हैं, उनको प्रोत्साहित करती है। किस लिए प्रोत्साहित करती है? कि वे अपने निर्वाचन क्षेत्र के कम से कम एक गांव की पहचान करें और उसे एक आदर्श गांव के रूप में उसका विकास करें। यानी कि जो भी MP हैं, जो भी सांसद हैं, वो अपने निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम एक गांव का चुनाव करें और उसका एक आदर्श गांव के रूप में विकास करें। तो PM नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से यानी कि बनारस से जयापुर ग्राम का चयन इसी योजना के तहत किया था। तो सांसद आदर्श ग्राम योजना क्या है आपको समझ आ गई। तो इसमें आपको याद क्या करना है? तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 11 अक्टूबर 2014 को। किसकी जयंती के अवसर पर? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर। और PM नरेंद्र मोदी ने किस गांव का चयन किया था? तो बनारस के जयापुर गांव का चयन किया था। उसके बाद हम अगली योजना देखते हैं, हृदय योजना। तो हृदय योजना की शुरुआत हुई थी 21 जनवरी 2015 को। तो हृदय की फुल फॉर्म क्या है? तो हृदय की फुल फॉर्म है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। तो इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का उद्देश्य है कि विश्व विरासत स्थलों की देखभाल करना और आर्थिक विकास करना। तो जो हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं ना, उनकी देखभाल करना
और आर्थिक विकास करना। तो किस मंत्रालय के अधीन ये योजना आती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर। और इसका बजट कितना रखा गया था? तो 500 करोड़ का बजट रखा गया था। तो हृदय की फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। उसके बाद अगली योजना देखते हैं। तो अगली योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो इसकी शुरुआत 22 जनवरी 2015 को की गई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की शुरुआत पानीपत, हरियाणा से की थी। याद रखेगा, ये पूछा गया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो पानीपत, हरियाणा से इसकी शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? तो लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंग अनुपात यानी कि सेक्स रेशियो में सुधार करना इसका उद्देश्य है। तो इस योजना के तहत बच्चियों को शिक्षा उपलब्ध कराने और उनकी समाज में भागीदारी को बढ़ाने के प्रयास किए जाते हैं। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत समाज को अवेयर तो किया गया, लेकिन समाज को अवेयर करने के साथ उसको प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी योजना लाई गई? तो सुकन्या समृद्धि योजना। दोनों एक ही दिन आप देखेंगे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 22 जनवरी 2015 को। और सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत भी 22 जनवरी 2015 को हुई थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की शुरुआत भी पानीपत, हरियाणा से की थी। तो सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता किसी गर्ल चाइल्ड के जन्म लेने के बाद 10 साल से पहले की उम्र से कम 250 रुपये के जमा के साथ खोला जा सकता है। और सुकन्या समृद्धि योजना खाते से 18 साल की उम्र के बाद बच्चे की उच्च शिक्षा के लिए यानी कि उसकी हाई एजुकेशन के लिए जब वो 18 साल की हो जाएगी तो 18 साल की उम्र के बाद आप 50% रकम निकाल सकते हैं। और जब उसकी शादी की उम्र हो जाए तो आप बाकी के पैसे निकाल सकते हैं। तो सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत कब हुई थी? 22 जनवरी 2015 को हुई थी। कहाँ पर हुई थी? पानीपत, हरियाणा से हुई थी। तो सुकन्या समृद्धि योजना के तहत जो खाता खोला जाता है ये कन्या के जन्म लेने के बाद 10 साल से पहले की उम्र में ही खोला जा सकता है। उसके बाद हम अगली योजना देखते हैं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत कब हुई थी? 8 अप्रैल 2015 को। मुद्रा की फुल फॉर्म क्या है? तो मुद्रा की फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी। तो इसका उद्देश्य क्या है? तो केंद्र सरकार की जो मुद्रा योजना है इसके 2 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है स्वरोजगार के लिए आसानी से लोन देना और दूसरा उद्देश्य क्या है? छोटे उद्यमों के जरिए रोजगार को बढ़ावा देना। तो मुद्रा योजना के तहत 3 प्रकार के लोन दिए जाते हैं। पहला है शिशु लोन। तो शिशु लोन के तहत 50,000 रुपये तक का कर्ज दिया जाता है। दूसरा है किशोर लोन। तो किशोर लोन के तहत 50,000 से लेकर 5 लाख रुपये तक का कर्ज दिया जाता है। और तीसरा है तरुण लोन। तो तरुण लोन के तहत 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपये तक का कर्ज दिया जाता है। तो मुद्रा योजना के तहत मिनिमम 50,000 से लेकर मैक्सिमम 10 लाख रुपये तक का कर्ज दिया जाता है। तो इस योजना से कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं? तो पहला प्रश्न तो ये बनता है कि मुद्रा की फुल फॉर्म क्या है? तो मुद्रा की फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी। ये इसकी फुल फॉर्म है। और जो 3 प्रकार के लोन दिए जाते हैं ना वो पूछे जाते हैं कि बताइए शिशु लोन के अंतर्गत कितनी राशि मिलती है? तो आपको ये राशि याद रखनी है कि शिशु लोन के अंतर्गत 50,000 रुपये तक का कर्ज मिलता है। किशोर लोन के अंतर्गत 50,000 से लेकर 5 लाख रुपये तक का लोन मिलता है। तरुण लोन के अंतर्गत 50 लाख से लेकर 10 लाख रुपये तक का कर्ज दिया जाता है। इसके बाद अगली योजना है उजाला योजना। इसकी शुरुआत 1 मई 2015 को हुई थी। तो उजाला की फुल फॉर्म क्या है? तो उजाला योजना की फुल फॉर्म है उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल। तो ये उजाला की फुल फॉर्म है। इस योजना का उद्देश्य क्या है?
तो जल्द से जल्द भारत के हर घर में एलईडी बल्ब पहुंचाना है, जिससे बिजली की खपत कम होगी और एनर्जी को अधिक से अधिक बचाया जा सकेगा। तो इसके बाद आगे है, तो 9 मई 2015 को 3 योजनाओं की शुरुआत की गई थी और तीनों ही योजना मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। पहली है अटल पेंशन योजना, दूसरी है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और तीसरी योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो पहले देखते हैं अटल पेंशन योजना। तो इसकी शुरुआत मैंने आपको बताया कि तीनों योजनाओं की शुरुआत 9 मई 2015 को हुई थी। तो अटल पेंशन योजना का आरंभ कोलकाता में 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका लक्ष्य असंगठित क्षेत्र के, यानी कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, असंगठित क्षेत्र है, उसमें जो लोग काम करते हैं उनको पेंशन की सुविधा प्रदान करना है। तो इस योजना का लाभ उठाने के लिए उम्र सीमा क्या है? तो इसमें 18 से लेकर 40 वर्ष के बीच उम्र होनी चाहिए और पेंशन पाने के लिए कम से कम 20 साल तक निवेश करना होगा। और अटल पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष की उम्र के बाद कम से कम 1,000 रुपये और अधिकतम 5,000 रुपये मासिक पेंशन के रूप में मिलेंगे। तो यह अटल पेंशन योजना, इसकी शुरुआत 9 मई 2015 को हुई थी, कोलकाता में हुई थी। इसमें उम्र सीमा है 18 से 40 वर्ष और कम से कम 20 साल तक निवेश करना होगा। और इस योजना के तहत 60 वर्ष की उम्र के बाद कम से कम 1,000 रुपये और अधिकतम 5,000 रुपये की मासिक पेंशन मिलेगी। उसके बाद है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो इसकी शुरुआत भी 9 मई 2015 को हुई थी और यह दुर्घटना बीमा योजना है, यानी कि एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है। तो इसके अंतर्गत दुर्घटना में मृत्यु और पूर्ण विकलांगता की स्थिति में 2 लाख रुपये और आंशिक विकलांगता की स्थिति में 1 लाख रुपये के बीमा लाभ का प्रावधान किया गया है। यानी कि इस योजना के तहत अगर व्यक्ति ने प्रीमियम भरा है, तो अगर दुर्घटना से उसकी मृत्यु हो जाती है या वो पूर्ण विकलांग हो जाता है तो उसे 2 लाख रुपये मिलेंगे, और अगर दुर्घटना से वो आंशिक रूप से विकलांग हो जाता है तो उसे 1 लाख रुपये मिलेंगे। तो इसमें आयु सीमा क्या है? तो 18 से 70 वर्ष। और इस योजना का फ़ायदा उठाने के लिए कितना प्रीमियम भरना होगा? तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 20 रुपये वार्षिक प्रीमियम पर 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा मिलता है। पहले जो ये प्रीमियम था इसकी अमाउंट थी 12 रुपये, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 20 रुपये कर दिया गया है। तो इस योजना का फ़ायदा उठाने के लिए आपको साल में 20 रुपये का प्रीमियम भरना होगा, जिसके तहत आपको 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा मिलेगा। उसके बाद अगली योजना है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसकी शुरुआत भी 9 मई 2015 को हुई थी। तो यह योजना क्या है? तो यह योजना स्वाभाविक एवं दुर्घटना मृत्यु दोनों के संबंध में लागू होगी। जो पिछली योजना हमने पढ़ी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, उसमें क्या था? तो उसमें अगर एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट से मृत्यु होती है, तभी आपको बीमा का लाभ मिलेगा। अगर नेचुरल डेथ होती है तब आपको बीमा का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में चाहे किसी की नेचुरल डेथ हो या एक्सीडेंटल डेथ हो, दोनों ही सूरत में उसे बीमा का लाभ मिलेगा। तो यह योजना स्वाभाविक एवं दुर्घटना मृत्यु दोनों के संबंध में लागू होगी। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के निवेश के बाद अगर व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को 2 लाख रुपये मिलते हैं। तो इसकी आयु सीमा क्या है? तो 18 से 50 वर्ष इसकी आयु सीमा है। और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए सालाना प्रीमियम कितना भरना पड़ेगा? तो पहले ये प्रीमियम 330 रुपये वार्षिक था, पर अब इसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 436 रुपये वार्षिक प्रीमियम कर दिया गया है। सालाना प्रीमियम कितना है? 436 रुपये। और जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है ना, उसमें आयु सीमा कितनी है? तो 18 से 70 वर्ष की आयु सीमा है। लेकिन प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में
आयु सीमा कितनी है? 18 से 50 वर्ष। तो इसके बाद अगली योजना है अमृत योजना। तो अमृत योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 25 जून 2015 को। तो अमृत की फुल फॉर्म क्या है? तो अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का उद्देश्य है कि 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 500 से अधिक शहरों में सभी आधारभूत सुविधाओं का विकास करना। आधारभूत सुविधाएं यानी कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका विकास करना। और 1 अक्टूबर 2021 को इसी योजना को आगे बढ़ाया गया है अमृत 2.0 के नाम से। तो अमृत की फुल फॉर्म क्या है? अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इसका लक्ष्य क्या रखा गया है? तो इसके तहत 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 500 से अधिक शहरों में सभी जो आधारभूत सुविधाएं हैं उनका विकास करना। तो अमृत योजना के बाद है प्रधानमंत्री आवास योजना। इम्पोर्टेंट है। तो इसकी शुरुआत भी 25 जून 2015 को की गई और इसी योजना को हाउसिंग फॉर ऑल के नाम से भी जाना जाता है। तो इस बार के बजट में केंद्र सरकार ने 2023-24 में पीएम आवास योजना को 66% बढ़ा दिया है। अब इसके तहत बजट 79,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। तो याद रखेगा, इस बार के बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए कितनी राशि आवंटित हुई है? तो 79,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके बाद अगली योजना है डिजिटल इंडिया। तो डिजिटल इंडिया की शुरुआत कब की गई थी? तो 1 जुलाई 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी। तो यहाँ से यही प्रश्न पूछा जाता है कि डिजिटल इंडिया की शुरुआत कब की गई थी? 1 जुलाई 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी। इसका मोटो क्या है? तो इसका मोटो है पावर टू एम्पावर। और इसका उद्देश्य क्या है? तो भारत को तकनीकी रूप से सशक्त बनाना इसका उद्देश्य है। उसके बाद आगे हम चलते हैं स्किल इंडिया मिशन पर। तो स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत कब की गई? तो इसकी शुरुआत 15 जुलाई 2015 को की गई। इसका मंत्रालय कौन सा है? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसका उद्देश्य क्या है? तो स्किल इंडिया मिशन का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है देश में युवा बेरोजगारी को दूर करने के लिए युवाओं को प्रशिक्षित कर युवाओं को रोजगार योग्य बनाने के लिए एक व्यवस्था का निर्माण करना। यानी कि युवाओं को स्किल देकर, उन्हें ट्रेनिंग देकर रोजगार के योग्य बनाना इसका उद्देश्य है। तो इस मिशन के तहत कौन सी स्किल दी जाती है? तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक्स, बिग डाटा, VR, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आदि कोर्सों पर ध्यान दिया जाता है। और यह कोर्स पूर्णतः निःशुल्क होता है और इसमें युवाओं को 2 लाख रुपए तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा भी मिलता है। इसके बाद अगली योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 18 फरवरी 2016 को हुई थी। और इसका मंत्रालय कौन सा होगा? तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय होगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसके तहत किसानों का प्रीमियम कम करना है। जो अपनी खेती के लिए वो ऋण लेते हैं, उधार लेते हैं, यानी कि जो किसान बैंक से उधार लेते हैं उनका जो प्रीमियम है, जो ब्याज है, कम करना, ये सरकार का उद्देश्य है। ब्याज का कुछ हिस्सा सरकार देती है और कुछ हिस्सा किसान को देना पड़ता है। तो इसका उद्देश्य क्या है? तो किसानों का प्रीमियम कम करना, जो कि वो अपनी खेती के लिए ऋण लेते हैं। तो किसान जो उधार लेते हैं उसका जो प्रीमियम बनता है उसे कम करना सरकार का उद्देश्य है। तो सरकार क्या करती है? कुछ हिस्सा सरकार भरती है और कुछ हिस्सा किसान को भरना पड़ता है। उसके बाद है सेतु भारतम योजना। तो सेतु भारतम योजना की शुरुआत कब हुई थी? 4 मार्च 2016 को। इसका उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय जलमार्गों को यानी कि नेशनल हाईवेज को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए ओवर और अंडर ब्रिज का निर्माण करना। यानी कि जो नेशनल हाईवेज हैं उन्हें रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए ओवर और अंडर ब्रिज का निर्माण करना। इसके बाद अगली योजना है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ये भी इम्पोर्टेंट है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1 मई 2016 को
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई थी? तो इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के बलिया से की थी। इम्पोर्टेंट है, ये पूछा गया है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो उत्तर प्रदेश के बलिया से इसकी शुरुआत हुई थी। इसका नारा क्या है? तो इसका स्लोगन है स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। इसका उद्देश्य क्या है? तो यह योजना एक धुआं रहित ग्रामीण भारत की परिकल्पना करती है और इसका लक्ष्य गरीबी रेखा से नीचे रह रही महिलाओं को रियायती दरों पर एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराना है। और बाद में इस योजना को आगे बढ़ाया गया और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 की भी शुरुआत हो चुकी है। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 कब लॉन्च हुआ? तो 10 अगस्त 2021 को। इसमें भी यही लक्ष्य रखा गया है कि गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए रियायती मूल्यों पर एलपीजी का कनेक्शन उपलब्ध कराना। इसके बाद अगली योजना है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, जिसका नाम क्या है? सौभाग्य। तो इसकी शुरुआत कब हुई? 25 सितंबर 2017 को। तो इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो हर घर को बिजली प्रदान करना इसका उद्देश्य है। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए सौभाग्य योजना किससे संबंधित है? तो सौभाग्य योजना किससे संबंधित है? तो हर घर को बिजली प्रदान करना इस योजना का लक्ष्य है। उसके बाद अगली योजना है गोबर धन योजना, यानी कि गोबर से धन बनाना। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1 फरवरी 2018 को। तो पशुओं के गोबर और खेतों के ठोस अपशिष्ट पदार्थों को कंपोस्ट करके बायोगैस और बायो सीएनजी में परिवर्तित करना इसका उद्देश्य है। तो गोबर से धन बनाना यानी कि गोबर से गैस बनाना। तो इस योजना की शुरुआत कब की गई थी? 1 फरवरी 2018 को। तो अगली योजना है आयुष्मान भारत योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 23 सितंबर 2018 को और यह विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। कौन सी? आयुष्मान भारत योजना। और इस योजना का आरंभ कहाँ से हुआ? तो इस योजना का आरंभ झारखंड के रांची जिले से किया गया है। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा कि आयुष्मान भारत योजना का आरंभ कहाँ से हुआ था? तो झारखंड के रांची जिले से इसकी शुरुआत की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से जो कमज़ोर लोग हैं यानी कि बीपीएल धारक हैं उनको स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना इसका उद्देश्य है। तो इसमें प्रत्येक परिवार को प्रत्येक वर्ष 5 लाख रुपए तक का बीमा प्रदान किया जाता है। तो आयुष्मान योजना की शुरुआत कब हुई थी? 23 सितंबर 2018 को। कहाँ से हुई थी? झारखंड के रांची जिले से इसकी शुरुआत हुई थी। कितने का बीमा मिलता है? 5 लाख रुपए का प्रतिवर्ष बीमा मिलता है। इसके बाद है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। इसकी घोषणा हुई थी 1 फरवरी 2019 को और 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 1 करोड़ से अधिक किसानों को 2,000 रुपये की पहली किस्त हस्तांतरित करके इस योजना की शुरुआत की थी। तो इसका उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का उद्देश्य देश के छोटे और मझोले किसानों को आर्थिक रूप से सहायता देना है। तो इस योजना के तहत छोटे तथा सीमांत किसानों को केंद्र सरकार के द्वारा वार्षिक 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। जो ये 6,000 रुपये हैं ये 2,000 रुपये के 3 किश्तों में दिए जाते हैं। तो किसान सम्मान निधि योजना में अब सभी किसानों को शामिल कर लिया गया है। शुरुआत में केवल छोटे और सीमांत किसानों को ही शामिल किया गया था, लेकिन अब इसमें सभी किसानों को शामिल कर लिया गया है। पहले क्या था कि केवल उन्हीं किसानों को शामिल किया गया था जिनके पास केवल 2 हेक्टेयर या इससे कम भूमि थी। तो इसमें क्या होता है, किसानों को 2,000 रुपये की 3 किश्तें साल में दी जाती हैं, जो कि टोटल कितनी बनती हैं? तो सालाना 6,000 रुपये किसानों को दिए जाते हैं। इसके साथ ही अगली योजना है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। तो इस योजना की घोषणा 1 फरवरी 2019 को केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल जी के द्वारा अंतरिम बजट 2019 के दौरान की गई थी। तो इस योजना की शुरुआत कब हुई?
12 सितंबर 2019 को इस योजना की शुरुआत हुई। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य किसानों की वृद्धावस्था संरक्षण और सामाजिक सुरक्षा के लिए है। यानी कि इस योजना के अंतर्गत किसानों को मासिक पेंशन दी जाएगी। तो इसमें आयु सीमा क्या है? तो 18 से 40 वर्ष की आयु सीमा है। तो इसमें लाभार्थियों को 60 साल की आयु के पश्चात 3,000 रुपये की मासिक पेंशन दी जाएगी। तो 3,000 रुपये उन्हें तब मिलेंगे जब वो 18 साल की आयु में प्रति माह यानी कि हर महीने 55 रुपये का प्रीमियम भरेंगे। और अगर उनकी उम्र 29 साल हो गई है तो 29 साल की आयु वालों को प्रति माह 100 रुपये का प्रीमियम भरना होगा। और अगर उनकी उम्र 40 साल की हो गई है तो 40 साल की आयु वालों को 2,000 रुपये का प्रीमियम प्रति माह भरना पड़ेगा। तब जाकर उन्हें 60 साल की आयु के बाद 3,000 रुपये की मासिक पेंशन दी जाएगी। यानी कि अगर किसी किसान की उम्र 18 साल से लेकर 29 साल से कम है तो उसे 55 रुपये का प्रीमियम भरना होगा। लेकिन अगर उसकी उम्र 29 साल से लेकर 40 साल से कम है तो उसे 100 रुपये का प्रीमियम भरना होगा। और 40 साल की आयु वाले किसानों को 2,000 रुपये का प्रीमियम प्रति माह भरना पड़ेगा। और 60 साल की आयु के पश्चात क्या होगा कि 3,000 रुपये का मासिक पेंशन दिया जाएगा। सेम इसी प्रकार की एक और योजना है, उसका नाम है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। उसमें भी सेम यही प्रीमियम है और इतनी ही राशि पेंशन के रूप में मिलेगी। जैसे हमने पढ़ा ये किसानों के लिए है। और जो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है वो उन सभी लोगों के लिए है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। यानी कि जो बाकी के मजदूर हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं वो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का फ़ायदा उठा सकते हैं। सेम इतने ही अमाउंट का प्रीमियम उन्हें भी भरना होगा और 3,000 रुपये की पेंशन उन्हें भी मिलेगी। इसके बाद अगली योजना है जल जीवन मिशन। तो जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में पाइप द्वारा पेयजल यानी कि पीने का पानी उपलब्ध कराना है। तो गोवा ग्रामीण क्षेत्रों में 100% घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने वाला पहला हर घर जल राज्य बन गया है। तो याद रखेगा, गोवा पहला राज्य बन गया है जिसने 100% घरेलू नल कनेक्शन प्रदान किए हैं। तो 100% नल जल आपूर्ति प्रदान करने में गोवा के बाद दूसरे नंबर पर तेलंगाना और तीसरे नंबर पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आते हैं। और मध्य प्रदेश का जो बुरहानपुर जिला है ये देश का पहला प्रमाणित हर घर जल जिला है। इसके बाद अगली योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो कोविड-19 के कारण मार्च 2020 में सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का ऐलान किया था। इसका उद्देश्य क्या था? तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीब परिवारों को अतिरिक्त 5 किलो मुफ्त खाद्यान्न यानी कि अतिरिक्त 5 किलो मुफ्त अनाज प्रति व्यक्ति उपलब्ध कराया जाता है। और इस योजना का लाभ देश के 80 करोड़ लोगों को देने का लक्ष्य है। और यह योजना दिसंबर 2023 में समाप्त होने वाली थी और अब इस योजना को अगले 5 साल तक बढ़ा दिया गया है। तो लोगों को दिसंबर 2028 तक इस योजना का लाभ मिलता रहेगा। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में क्या है कि गरीब परिवारों को अतिरिक्त 5 किलो का राशन मिलेगा। और यह योजना कब तक बढ़ा दी गई है? तो दिसंबर 2028 तक इस योजना को बढ़ा दिया गया है। इसके बाद है जल शक्ति अभियान जिसका स्लोगन है कैच द रेन। तो इसकी शुरुआत कब हुई? तो 22 मार्च 2021 को इसकी शुरुआत की गई है जल शक्ति अभियान की। तो इसका उद्देश्य क्या है? तो जल संचयन और वर्षा जल का संचय करना यानी कि वर्षा के जल का संचय करना इसका उद्देश्य है। इसके बाद अगली योजना है प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। तो 13 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गति शक्ति योजना का शुभारंभ किया था। इसका उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का उद्देश्य सभी संबंधित विभागों को एक मंच पर जोड़कर परियोजनाओं को अधिक शक्ति और गति देना है। यानी कि
इस योजना का उद्देश्य है लॉजिस्टिक की लागत को कम करना और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे का विकास करना, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना। तो इस योजना पर लगभग कितने का निवेश किया जाएगा? तो लगभग 100 लाख करोड़ रुपए तक का निवेश किया जाएगा। इसके बाद अगली योजना है अग्निपथ योजना। तो अग्निपथ योजना सैनिकों की भर्ती के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक नई योजना है। इसकी घोषणा जून 2022 को की गई। इस योजना के तहत सेना में शामिल होने वाले जवानों को अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। तो अग्निवीर बनने की योग्यता क्या है? तो पहली योग्यता है कि अभ्यर्थी को यानी कि कैंडिडेट को भारत देश का नागरिक होना चाहिए। दूसरी इसकी योग्यता है कि कैंडिडेट की उम्र 17.5 वर्ष से लेकर 21 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। लेकिन सरकार के द्वारा इसमें 2022 में कुछ छूट दी गई थी। तो 2022 के लिए प्रस्तावित भर्ती में एक बार छूट देते हुए आयु सीमा को 2022 के लिए 23 वर्ष किया गया था। लेकिन अब इसमें उम्र सीमा कितनी है? तो 17.5 वर्ष से लेकर 21 वर्ष के बीच में उम्र होनी चाहिए। और अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 8वीं या 10वीं कक्षा न्यूनतम 33% से लेकर 45% तक अंकों में उत्तीर्ण होना चाहिए और किसी भी स्ट्रीम में 12वीं कक्षा में कम से कम 50% अंकों में उत्तीर्ण होना चाहिए। तो अब हम 2023 की जो केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। तो इसमें क्या है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 फरवरी 2023 को वित्तीय वर्ष 2022-23 से लेकर 25-26 के लिए 4800 करोड़ रुपए के वित्तीय आवंटन के साथ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी दी है। तो इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC के समीप स्थित गांवों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना। LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो भारत और चीन के बीच में है। तो इसके समीप यानी कि जो बॉर्डर पर गांव हैं वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना ताकि वहां से लोग गांव छोड़कर कहीं और ना जाएं। तो लोगों को सीमावर्ती क्षेत्र यानी कि बॉर्डर एरियाज में अपने मूल स्थानों पर रहने के लिए प्रोत्साहित करना और इन गांवों में पलायन को रोकना इसका उद्देश्य है। तो कौन सा प्रोग्राम है? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। तो इसके तहत पहले चरण में 663 गांवों को कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। और जबकि पूरे प्रोग्राम में कितने गांवों को शामिल किया गया है? तो 2967 गांवों को इसमें शामिल किया गया है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले के सीमावर्ती गांव केबितु में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ किया है। और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश तथा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में चीन सीमा से सटे 19 जिलों के 46 ब्लॉकों में 2967 गांवों को इस योजना में शामिल किया गया है। तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का आरंभ किस गांव से किया गया है? तो केबितु गांव से किया गया है। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद है अमृत भारत स्टेशन योजना। तो रेल मंत्रालय ने फरवरी 2023 में अमृत भारत स्टेशन योजना की घोषणा की है। तो इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का उद्देश्य पूरे भारत में रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण करना है। तो इस पुनर्विकास परियोजना जिसकी अनुमानित लागत 24,470 करोड़ रुपए से अधिक है, इसका उद्देश्य रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाना है। तो इस योजना के तहत 1000 से अधिक स्टेशनों के लिए ढांचागत विकास यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाएगा। और अगस्त 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे भारत में 508 रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट की आधारशिला रखी है। तो अगली योजना है तो मिस्टी योजना का पूरा नाम क्या है? मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम। तो इसकी शुरुआत कब हुई? तो इस योजना की शुरुआत जून 2023 में हुई थी। तो इसका उद्देश्य क्या था? तो भारत सरकार ने मैंग्रोव वृक्षारोपण के लिए
केंद्रीय बजट 2023 में मिष्टी योजना की घोषणा की है। इस योजना का उद्देश्य भारत के समुद्र तट के साथ साथ लवणीय भूमि पर मैंग्रोव वृक्षारोपण की सुविधा प्रदान करना है। तो मैंग्रोव वृक्षों को बढ़ाने के लिए ये योजना लाई गई है। इस योजना का नाम क्या है? मिष्टी योजना। इसके बाद अगली योजना है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना को लॉन्च करने की घोषणा 15 अगस्त 2023 को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर 2023 को विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर इस योजना को लॉन्च किया और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना को खास तौर पर देश के शिल्पकारों और कारीगरों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। तो इस योजना के लिए वित्त वर्ष 2023-24 से वर्ष 2027-28 तक 13,000 करोड़ रुपए के खर्च का प्रावधान किया गया है। तो इस योजना के तहत जो भी लाभार्थी होंगे उनको 15,000 रुपये का टूल किट प्रदान किया जाएगा और इसके साथ ही लाभार्थियों को 500 रुपये प्रतिदिन के स्टाइपेंड के साथ ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी। यानी कि जो भी कारीगर होगा उसको उसके काम के हिसाब से 15,000 रुपये तक का टूल किट प्रदान किया जाएगा और उसको ट्रेनिंग भी दी जाएगी और ट्रेनिंग के दौरान उसे प्रतिदिन 500 रुपये का स्टाइपेंड भी साथ ही में दिया जाएगा। इसके बाद आज की हमारी आखिरी योजना है एडोप्ट ए हेरिटेज 2.0 कार्यक्रम। तो आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने 4 सितंबर 2023 को नई दिल्ली से एडोप्ट ए हेरिटेज 2.0 कार्यक्रम शुरू किया है। तो ये तो 2.0 है। तो एडोप्ट ए हेरिटेज स्कीम की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 27 सितंबर 2017 को। अब 2023 में इसे ही आगे बढ़ाया गया है और एडोप्ट ए हेरिटेज 2.0 लाया गया है। तो यह कार्यक्रम क्या है? तो यह भारतीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा संस्कृति मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के साथ साझेदारी में की गई एक विशेष पहल है। तो इस योजना के द्वारा निजी कंपनियों, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों और अन्य फर्मों को राज्य के स्वामित्व वाले पुरातात्विक स्थलों और स्मारकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यानी कि जो भी ऐतिहासिक स्थल हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, सरकार चाहती है कि प्राइवेट कंपनियां सरकार के साथ मिलकर इनकी देखभाल करें। तो ऐसे समझौते करने वाले व्यवसायों को क्या कहा जाता है? स्मारक मित्र के रूप में जाना जाता है। तो इस योजना के तहत गोद लिए गए कुछ स्मारक हम देख लेते हैं और उन्हें किस प्राइवेट कंपनी ने गोद लिया है। जैसे जो लाल किला दिल्ली में है, इसे किसने गोद लिया है? तो डालमिया भारतीय कंपनी लिमिटेड ने। और जो आंध्र प्रदेश में गांडीकोटा किला है, इसे किसने गोद लिया है? तो इसे भी डालमिया भारत लिमिटेड ने गोद लिया है। हजारा राम मंदिर जो कि हम्पी कर्नाटक में है, कुतुब मीनार जो कि दिल्ली में है और अजंता गुफाएं जो कि महाराष्ट्र में है, इन्हें किस कंपनी ने गोद लिया है? तो यात्रा ऑनलाइन। और जो दिल्ली का जंतर मंतर है, इसे किसने गोद लिया है? तो एपीजे पार्क होटल ने। तो आज की हमारी वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।